हेलो दोस्तों, आज हमारी जो पीवाईक्यू की सीरीज है उसका चौथा लेसन आज हम पढ़ने वाले हैं। इससे पहले 3 लेसन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। पहला थीम एनालिसिस का था, दूसरा हमने 2019 के पीवाईक्यू देखे थे, उसके बाद हमने 2020 के पीवाईक्यू देखे। आज हम 2021 के जो पीवाईक्यू है वो देखने वाले हैं। क्या स्ट्रेटजी हमारी रहने वाली है वो चीज़ें मैंने पहले आपको बता चुका हूँ। प्रीवियस ईयर्स जो वीडियो आपने देख ली होंगे, ठीक है। तो ज़्यादा समय न लेते हुए स्टार्ट करते हैं। वही तरीका है, पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और अटेम्प्ट करने के बाद में आंसर मैं बता ही दूंगा। आपको पोज करना है क्वेश्चन को और अटेम्प्ट करना है, जो भी रहे कोई दिक्कत नहीं है, गलत हो सही हो। और हाँ, एक और चीज़, जो कॉमन सेंस हुआ ना, कुछ आप यूट्यूब पर देखते रहते हो, वो यार यहाँ लगा के देखना आप कि लगती है क्या, और लग रही है तो ठीक है, उसको आप अप्लाई कर सकते हो अपने एग्जाम में, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन है। मुरैना के समीप 64 योगिनी मंदिर के बारे में ये इन्होंने पूछा है। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, हमें जाना है टॉपिक पे कि ये कौन सा टॉपिक है। तो देखो, ये वैसे इस टॉपिक की अगर मैं बात करूं तो आप जब जो राजवंश वाला, राजा और राजवंश वाला पढ़ेंगे और जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर वाला जो पोर्शन पढ़ेंगे, तो आप मंदिरों के बारे में पढ़ते हैं। ये थोड़ा सा क्या था, यूपीएससी ने क्या किया था कि एक जैसे होता है ना कि डार्क हॉर्स टाइप की, इस क्वेश्चन को पूछने का ज़्यादा पता नहीं था कि ये पूछ सकता है कि नहीं पूछ सकता, लेकिन ये यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा। क्वेश्चन हार्ड था, लेकिन क्या हुआ है कि इस क्वेश्चन में एक दो शब्द उन्होंने ऐसे दे दिए थे कि एकदम इजी से, मतलब एकदम जो सिंपल बच्चा होता है ना, वो भी इस क्वेश्चन को कर सकता है। वो कॉमन सेंस में आपको दिखाऊंगा, जो यूट्यूब पे आप सुनते रहते हो। हाँ, वो काम करता है, कई कई जगह काम वो करता है। हाँ, राजवंश, तो अगर आप कच्छप घात हुआ राजवंश है, चंदेल राजवंश है, उनके बारे में जब आप पढ़ते हो तो इसका जिक्र वहां मिलता है, ठीक है। मैं कथन भी एक बार पढ़ के आपको सुना देता हूं। यह कच्छप घात राजवंश के शासनकाल में निर्मित एक वर्ताकार मंदिर है। तो वर्ताकार पे कितना जोर दे रहा है, कोई बात। नेक्स्ट, यह भारत में निर्मित एकमात्र वर्ताकार मंदिर है। यहां क्वेश्चन सोल्व करने का तरीका भी मैं आपको दिखाता हूं। देखो, ये जो एक्सट्रीम वर्ड है ये सामान्यतः गलत होते हैं। देखो, कॉमन सेंस भी कहता है कि भारत में निर्मित एकमात्र मंदिर। एकमात्र मंदिर का मतलब, अगर मैंने कहीं पर भी एक दूसरा वर्ताकार मंदिर बना दिया तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, सोचो आप। और इंडिया जो इतनी डाइवर्सिटी वाला देश है, वहां पे आपको लगता है कि कोई चीज एक ही जैसी, मतलब समझ रहे हो ना बात को। तो ये चीज है, ये गलत था और आंसर ही आ जाता है फिर। तो देखो, ये वो कॉमन सेंस है जिसकी बात आप यूट्यूब पे या फिर कहीं दोस्तों से सुनते हो। लेकिन यार एक चीज ध्यान रखना, ये कॉमन सेंस है ना, हर में काम नहीं करती है, लेकिन हमें दिमाग लगा के भी आना है, क्योंकि ये 64 योगिनी मंदिर वाला ना, ये भी मिलता नहीं है कहीं पे। तो यहाँ पर ये कॉमन सेंस से ही हो सकता था, नॉलेज से बीट करने की कोशिश करते, चांस ही नहीं है। हिस्ट्री के टीचर्स को भी नहीं आता। क्यों? क्योंकि 64 योगिनी मंदिर इतना कोई बहुत ज़्यादा फेमस मतलब है नहीं। हालांकि रीज़न क्या था मैं बताता हूँ। हमारी जो संसद है पुराने वाली, अब देखो नई भी बन गई है, तो ये आपका दायित्व बनता है कि जो नई संसद है उसकी डिज़ाइन, उसमें कितने, जो सीटिंग कैपेसिटी कितनी है, इंडिया के किस एंसेंट आर्ट और आर्किटेक्चर से वो प्रभावित है, ये आपका काम है। 2024 और 2025 में मैं यहाँ से एक क्वेश्चन देख पा रहा हूँ, ठीक है। तो आपको वो देखना है। आगे चलो कथन और पढ़ लेते हैं। इसका उद्देश्य इस क्षेत्र में वैष्णव पूजा पद्धति को प्रोत्साहन देना था। देखो, ये एक कथन सही सही लग रहा है, ठीक है। इसके डिजाइन से ये लोकप्रिय धारणा बनी कि यह भारतीय संसद भवन के लिए प्रेरणा स्रोत रहा था। बिल्कुल रहा था, बिल्कुल रहा था। बस इन्होंने एक बड़ी गलती कर दी। अगर ये इस स्टेटमेंट को नहीं देते तो ये टफेस्ट क्वेश्चन होता। इस स्टेटमेंट को अगर ये नहीं देते एकमात्र शब्द को, तो ये सबसे टफेस्ट क्वेश्चन होता। समझ रहे हो आप? यूपीएससी ऐसा भी करती है, क्वेश्चन बहुत हार्ड देती है, तो बच्चा देख कर 64 योगिनी मैंने तो पढ़ा ही नहीं, और इस चक्कर में वो क्या करता है, स्टेटमेंट ही नहीं पढ़ता है, क्वेश्चन को स्किप कर देता है। आपको क्वेश्चन नहीं भी आ रहा होगा तो भी आपको एक बार उसको अटेम्प्ट जरूर करना है, चाहे ओमार सीट में आप भरो या नहीं भरो, क्वेश्चन को तो अटेम्प्ट करना, पढ़ना है। देखो कितना ईजी क्वेश्चन था, समझ रहे हो।
ये दिमाग में रखना है। मैंने आपको विद कॉमन सेंस विद एग्जाम्पल बताया कि एकमात्र कैसे हो सकता है यार, इतना बड़ा इंडिया है, किसी ने भी एक दूसरा, मैंने अपने घर पे ही बना लिया तो भी दो हो जाएंगे ना वर्तागर मंदिर, एकमात्र कैसे रहेगा। ठीक है, तो काफी इजी क्वेश्चन था, टॉपिक मैंने बता ही दिया आपको। और आप आर्ट एंड आर्किटेक्चर मंदिर स्ट्रक्चर आप पढ़ो, उत्तर में जो नागर है, फिर बेसर शैली और साउथ में द्रविड़ शैली, उनके सारे मंदिर है ना जो इंपॉर्टेंट मंदिर है उनको आप जरूर पढ़ो। उस शैली में क्या क्या विशेषताएं हैं, द्रविड़ और नागर में क्या क्या अंतर हैं, उनके महत्वपूर्ण मंदिर कौन से हैं, वो सब आपको ढंग से पढ़ना है। मैंने प्रोविदा शैली बताई थी आपको, याद है तो, प्रोविदा शैली विजयनगर वाली। ठीक है, सॉरी, चलिए ये आपका आंसर है। ये हमने फिर क्या है कि इसका एक्सप्लेनेशन दिया था, यूपीएससी दोबारा नहीं पूछेगी, संसदीय नहीं बना दिए, तो आप इसको एक बार पढ़ के चले जाना, इसको आप एक बार पढ़ के चले जाना। ठीक है, हालांकि जो इसके अलावा भी है ना कच्छपघात वंश का जिक्र हुआ है, आपको आइडिया होना चाहिए कच्छपघात जो वंश है वो किस एरिया में, हालांकि एमपी में, तो किस एरिया में है, जेजा भुगती के चंदेल, वो भी आपको मैं आगे दिखाऊंगा। देखो इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, आप पे छोड़ रहा हूँ इतना सा काम कि आपको दिख रहा होगा, आप एक बार इसको पढ़ लेना, इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, सीधी सी बात ये। लेकिन ये थोड़ा सा ध्यान रखना, कच्छपघात वाला, कच्छपघात राजा देवपाल 1055 से 1075, कल को राजवंश में पूछ ले कि कच्छपघात राजवंश का टाइम पीरियड क्या था, किस एरिया में, किस क्षेत्र में वो राज करते थे, तो इतना सा काम का है, वो मैंने आपको बता दिया। संसद वाली मैंने बात बताई दी थी आपको। ठीक है, तो कच्छपघात राजवंश के बारे में यहाँ जिक्र है कि 10वीं से 12वीं शताब्दी के बीच शासन किया था इन्होंने, और उनके क्षेत्र में मध्य भारत जो वर्तमान मध्य प्रदेश है उसका जो उत्तर पश्चिमी भाग है उस क्षेत्र में थे। और ये मेनली क्या थे, जो प्रतिहार और चंदेल थे उनके क्या थे, जागीरदार थे। जागीरदार जमींदार का अर्थ हमने 2019 वाले क्वेश्चन में देखा ही था। चंदेल राजा विद्याधर की मृत्यु के बाद चंदेल साम्राज्य, अब वो क्या हुआ था कि चंदेल साम्राज्य जब कमजोर हो रहा था तो इन्होंने इस स्थिति का फायदा उठाया और अपनी निष्ठा त्याग कर स्वतंत्र कच्छपघात वंश की स्थापना की थी। ठीक है, वैष्णववाद का संरक्षण किया, लेकिन बौद्ध और जैन धर्म के प्रति भी सहिष्णु थे। ठीक है, ओके, 64 योगिनी मंदिर, सास बहु मंदिर, ये सारे इन्हीं राजवंश के टाइम बने हुए हैं। नीचे मैंने वो कॉमन सेंस वाली बात भी लिखी है कि भाई यूपी एकमात्र मंदिर कैसे हो सकता है। ठीक है, मैंने नीचे क्या किया है, कुछ इंपॉर्टेंट जो मंदिर हैं नागर शैली के, वो मैंने यहाँ पे आपके लिए मैं पहले से लिख के लाया था, क्योंकि ये पूछ सकते हैं यूपीएससी बार बार, जब मंदिर वाला क्वेश्चन आ गया तो हम अब रिस्क नहीं ले सकते। अब मंदिर का कोई क्वेश्चन आता है तो हमारा गलत नहीं होना चाहिए। मैंने कुछ कोशिश की है, कुछ कोशिश आप भी करोगे, और भी जो मंदिर है आपके सामने आते हैं, करंट अफेयर में रहता है, तो उसको आप ढंग से प्रिपेयर करके जाओगे। मंदिर शैली के जो नागर मंदिर शैली है, गुप्त काल, देखो एक चीज ध्यान रखना, शुरुआत है जो मंदिर निर्माण की कब से शुरू हुई थी, गुप्त काल से। कब से हुई थी, गुप्त काल के। और ये जो आज आप देखते हो विशाल मंदिर देखते हो, उसमें डिजाइन अलंकरण देखते हो, शुरुआत में ऐसा नहीं था, एकदम सिंपलेस्ट शुरुआत था। पहले बिना शिखर के मंदिर बने थे। यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत में, क्योंकि मंदिर का क्वेश्चन तो हर वर्ष आ रहा है आजकल, हर वर्ष मंदिर का एक क्वेश्चन आ रहा है, तो आपको इस गहराई में भी पढ़ाई करनी पड़ेगी। क्वेश्चन क्या आ सकता है कि बिना शिखर, शिखर समझते हो ना, जैसे मंदिर होता है ऐसे, ये मान लो गर्भगृह, फिर उसके ऊपर जैसे शिखर है, तो पहले क्या शिखर गायब था भाई, धीरे धीरे विकास हुआ है, डिजाइन ये सारी चीजें। तो पहले केवल सीधे ऐसे सपाट मंदिर होते थे। तो बिना शिखर वाले मंदिर कहाँ कहाँ है, नचना कुठार का पार्वती मंदिर, भूमरा का शिव मंदिर, एहोल का लाड का मंदिर। एहोल शब्द याद करो दोबारा, एहोल किस राजवंश के क्षेत्र में आता है, हमने पहले भी पढ़ा है, मैंने आपको एहोल का अभिलेख भी बताया है। अब अगर रिवीजन और याद कर पा रहे हो तो ये मानो कि आपका पढ़ने का तरीका अच्छा है। और अगर आपको याद नहीं आ रहा है एहोल, तो यार थोड़ा सा सीरियस होने की जरूरत है आप लोगों को, है ना। और मेंगुती मंदिर, जैन मेंगुती मंदिर, ये 4 मंदिर है, ये बिना शिखर के मंदिर है। फिर शिखर युक्त मंदिर स्टार्ट हुए बनने, देवगढ़ का
दशावतार। अब कोई ये मत बोल देना कि सर एहोल वाला तो आपने उधर चालुक्य वहां बताया था, फिर आप तो गुप्त काल लिख रहे हो। मैं कह रहा हूँ गुप्त काल में शुरू हुए थे बनने, ठीक है ना। देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ये शिखर युक्त मंदिरों की बात कर रहा हूं मैं। कानपुर का भितरगांव मंदिर, ये कानपुर का जो भितरगांव मंदिर है ये ईंटों द्वारा निर्मित मंदिर है, ईंटों द्वारा निर्मित मंदिर है। ये डायरेक्ट ऐसे कैसे क्वेश्चन मिल सकते हैं आपको। कांदड़िया महादेव का मंदिर, ये खजुराहो में, विद्याधर चंदेल ने इसका निर्माण करवाया था। चंदेल राजवंश, खजुराहो मंदिर आपको फेमस है। इसके अलावा उड़ीसा में 3 मंदिर बहुत फेमस है, चाहे भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर हो, इसका निर्माण किसने करवाया था, सोमवंशी राजा ययाति प्रथम ने। अब ये देखने में बहुत सिंपल सी लाइन है, लेकिन मैं पूछ लूं सोमवंश का राज किस एरिया में था। अब जिसने पढ़ रखा है, ध्यान दिया था, वो तो इस क्वेश्चन को कर जाएगा। वो ना बोले सर ये तो हम पढ़ा ही नहीं था, हमारे तो एनसीईआरटी में नहीं था। यार जब पढ़ रहे हो ना तो वो चीज एकदम स्थिर होनी चाहिए, आपकी फिक्स होनी चाहिए। पुरी का जगन्नाथ मंदिर किसने बनवाया था, गंग वंश के राजा अनंत वर्मन ने। वहां सोमवंश का राज था, बाद में गंग वंश का राज आया। कोणार्क का सूर्य मंदिर, जिसको काला पेगोड़ा भी बोलते हैं, इसका निर्माण करवाया था गंग शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने, ठीक है। तो ये आपके लिए थोड़ी सी एक्स्ट्रा जानकारी थी। अब थोड़ा सा आपका भी काम है, एक छोटी सी चीज और बता दूं, जो उड़ीसा शैली के मंदिर है ना, उसमें जगमोहन मंडप ऐसा कुछ चीज है, वो काम में आती है, तो आप उसको थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। क्योंकि यूपीएससी और गहराई में पूछती है ना, तो क्षेत्रीय शैलियों की भी जो विशिष्ट विशेषताएं हैं उनके बारे में पूछ सकती है। तो ये मेरा आपको बताने का दायित्व था कि आप कभी पढ़ें और शैली की जो विशिष्ट विशेषताएं उसके बारे में आए तो आपको करके जाना। क्वेश्चन नंबर 2 आपको अटेम्प्ट करना है। पहले तो आपको ये बताना टॉपिक कौन सा है, पॉज करके आप अटेम्प्ट कर लो। टॉपिक कौन सा है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। मैं ये तीसरी क्लास ले रहा हूँ, 2021 वाले ले रहा हूँ ना। क्या तीनों वर्ष इंडस वैली सिविलाइजेशन से क्वेश्चन नहीं है, आए हैं। फिर भी अगर हमारे गलत हो रहे हैं, इसका मतलब हमारे पढ़ने का तरीका बहुत ज़्यादा गलत था, समझ रहे हो। तो साफ साफ है कि ऐसा स्थान जहां से जल प्रबंधन यानी जलाशय और उसके माध्यम से जल को प्रवाहित किया जाता है नहरों के माध्यम से, वो कौन सा स्थान था। ये करंट अफेयर में भी था 2021 में, ये करंट अफेयर में भी था, समझ रहे हो। इसीलिए यूपीएससी ने इस क्वेश्चन को 2021 में दिया था, ठीक है। और मैंने क्या बताया था, इंडस वैली सिविलाइजेशन में ध्यान क्या रखना है, आपको कुछ ध्यान नहीं रखना है। आपको कौन सा स्थल है वो इंडस वैली का है, पहली बात। उस स्थल की विशेषताएं क्या है, दूसरी बात। तीसरी बात, कोई नदी उस किनारे वैसा कुछ हो तो वो ध्यान रख लो, खत्म। थोड़ा सा लाइट भी ऐसे फ्लक्चुएट कर रही है, कोई बात नहीं है। ठीक है, ठीक है, हाँ चलो हम अपना कार्य कंटिन्यू करते हैं। मतलब आपको विद प्रूफ दिखा रहा हूँ ना कि क्वेश्चंस आ रहे हैं, हमें इन टॉपिक्स को प्रिपेयर करके जाना है। ये 5 वर्षों के आप है ना हिस्ट्री वाले देख लोगे ना, तो आपको इतना फायदा होने वाला है कि आप सोच नहीं सकते। अब हमने धोलावीरा को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है कि ये धोलावीरा गुजरात के कच्छ जिले में है। मैंने उनको हाईलाइट किया जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, समझ रहे हो आप। जगपति जोशी ने इनकी मतलब शुरुआत में उन्होंने खोज की थी, रविंद्र सिंह बिष्ट ने इसमें उत्खनन किया था। 7 सांस्कृतिक, ये इंपॉर्टेंट है, 7 सांस्कृतिक चरणों में इसको बांटा गया है। अब देखो यहाँ क्या क्या मिला है। यहाँ पर मानसर और मानहर नदियों के बीच में कादिरा द्वीप स्थित था। हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय पर्यवेक्षशाला, अगली बार ये पूछ सकता है, 24 में पूछ सकता है, 25 में पूछ सकता है कि खगोलीय पर्यवेक्षणशाला किस जगह मिली है, धोलावीरा में। कहा, धोलावीरा में। राखी और समुद्र, देखो सुनामी और समुद्री तूफान के भी साक्ष्य, भाई ये बंदरगाह स्थल भी तो था, तो वहीं मिलेंगे ना इस चीज के साक्ष्य। राखी गड्डी व धोलावीरा भारत में खोजे गए सबसे बड़े हड़प्पाकालीन नगर हैं। वैसे आपको बताता हूँ, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा वो बड़े थे, लेकिन वो पाकिस्तान में चले गए, ठीक है ना। ये मैंने आगे इसको डिटेल में लिखा भी, आप इसको पढ़ना, आपको दिख रहा होगा, इसको पढ़ना आपको ना। इसके अलावा देखो एक और विशेषता है, देखो हड़प्पा के सभी स्थलों की विशेषता क्या थी कि जो नगर होता था वो 2 भागों में बंटा होता था। एक को आप दुर्ग बोलते थे ऊपरी भाग, एक निचला नगर।
लेकिन धोलावीरा कितनों में बंटा हुआ है? 3। ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। मध्य भाग भी था। इनमें से 2 भाग आयताकार दुर्गबंदी में पूरी तरह सुरक्षित थे। ऐसी दुर्गबंदी या नगर योजना अन्य हड़प्पाकालीन नगरों में देखने को नहीं मिलती है। धोलावीरा में खेल का स्टेडियम बताओ, सूचना पट या साइन बोर्ड मतलब लिखने के साक्ष्य वो यहाँ पे मिले हैं, स्टेडियम मिला है। अब सोचो, इसको हमने इतना ढंग से एक्सप्लेन कर लिया। अब आप सोचो, क्वेश्चन आ गया, एक बच्चा क्या कर रहा है कि नॉर्मल पढ़ के जा रहा है। क्या कर रहा है? नॉर्मल पढ़ के जा रहा है। वो कुछ नहीं कर रहा, पेपर उठाए यूपीएससी के पुराने, देख गया कि इसका आंसर धोलावीरा था। बताओ उसको क्या फायदा हुआ? अब ऐसा तो नहीं यूपीएससी सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट करेगी, धोलावीरा पे करेगी भी तो वो पूछेगी भाई खगोलीय पर्यवेक्षणशाला किस स्थान से मिली है, आंसर धोलावीरा होगा, लेकिन वो कर भी नहीं पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? यार एक्सप्लेनेशन इस टाइप से करने में बहुत जोर आता है, समझ रहे हो आप? तो आगे बढ़ते हैं। धोलावीरा से बांध और कृत्रिम जलाशय की भी साक्ष्य मिले हैं। उत्कृष्ट जल प्रबंधन वैसे हड़प्पा जो सभ्यता था उसकी एक विशेषता थी, लेकिन जो उत्कृष्ट कृत्रिम जलाशय, उत्कृष्ट जल प्रबंधन प्रणाली, ये हड़प्पा से मिले। सबसे बड़ा बंदरगाह धोलावीरा से मिला है। लोथल से भी बंदरगाह मिला है, लेकिन सबसे बड़ा कहां से मिला है? धोलावीरा से। और मैंने 7 चरण की बात कही है, किसी दिन आ गया कि धोलावीरा पर 3 स्टेटमेंट आते हैं मान लो, और एक स्टेटमेंट ये है कि धोलावीरा से उत्खनन के 7 सांस्कृतिक चरण प्राप्त होते हैं, तो आप तो पढ़ के गए हो तो आपका तो पक्का सही होगा। या यूपीएससी चेंज कर सकता है, डाटा में चेंज कर देता है, कई बार 6 चरण मिले हैं, 5 मिले हैं, ठीक है ना। रोपड़ देखो हमने इसलिए एक्सप्लेन किया है क्योंकि ऑप्शन में था। रोपड़ सतलज नदी किनारे पंजाब में। रोपड़ से मानव की कब्र के साथ कुत्ते के साक्ष्य मिले हैं। ऐसे ही साक्ष्य अगर आपको याद आ रहा होगा तो बुर्ज होम, गुफ कराल जो नवपाषाणकालीन स्थल हैं और जो कश्मीर में है वहां से भी मिले थे हमें, समझ रहे हो। और देखो मैंने लिखा भी इस चीज को। फिर कालीबंगा भी ऑप्शन में था, तो ये हनुमानगढ़ जो हमारा जिला है राजस्थान में वहां पे ही मिलता है। और ये कौन सी प्राचीन, अभी तो नहीं है ये नदी, पहले प्राचीन सरस्वती नदी के बाएं तट पर ये खोज अमलानंद घोष ने की थी, और उत्खनन का कार्य बीके थापर और बीबी लाल ने किया था। यहां से क्या मिला? दोहरे जुते हुए खेत, हवन कुंड और अग्नि कुंड के भी साक्ष्य मिले। कालीबंगा से बेलनाकार मुहर, ऊंट की अस्थियां, मिट्टी की काले रंग की चूड़ियां। अब इसीलिए इसका नाम, काले रंग की जो चूड़ियां बेंगल्स, इसीलिए ना इसका नाम क्या रखा गया था? कालीबंगा। खोपड़ी की शल्य चिकित्सा, अब तो इतनी गहराई से आपके लिए ये चीजें इसलिए लाए कि यार एटलीस्ट प्रीवियस ईयर्स में इन 5 वर्षों से कोई क्वेश्चन आ गया ना तो वो कहीं नहीं जाना चाहिए। और हाँ, इसके अलावा भी अगर आपको लगे कि सर 5 वर्ष से ज़्यादा भी हमें पढ़ना है, तो मैं आपको बुक के बारे में बता चुका हूँ। मोस्टली आप सभी लोगों को पता भी है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी इंग्लिश में भी ये बुक है, और हिंदी मीडियम है तो हिंदी मीडियम वाले भी इसको देख सकते हैं। 11 वर्ष इतना विस्तार से सभी ऑप्शंस को ना एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये गारंटी है। मतलब मैं 2023 में मैंने तो खुद एग्जाम दिया तो देखा भी था कि आपके कम से कम है ना यार 10-15 क्वेश्चन डायरेक्ट मिलेंगे आपको, और हम जब कर रहे होंगे तो आपको मैं एग्जाम्पल भी दिखा दूंगा। फिर राखी गड्डी के बारे में, तो पहली बात तो ये हरियाणा के हिसार जिले में रफीक मुगल ने इसकी खोज की थी। राखी गड्डी एक प्राक हड़प्पा स्थल है। प्राक मतलब हड़प्पा से, देखो हड़प्पा के 3 चरण है, प्राक हड़प्पा, हड़प्पा और जो हड़प्पा के बाद वाला काल है, ठीक है। यहां से क्या मिला है? यहां से हमें पिट्ठू खेल, बच्चों का जो पिट्ठू खेल होता है उसके साक्ष्य मिले। 2024 में क्वेश्चन आ सकता है मान लो कि किस हड़प्पा स्थल से पिट्ठू खेल के साक्ष्य मिले, ठीक है। ओके, और हड़प्पाकालीन सबसे बड़ा नगर जो भारत में स्थित है उनमें से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये हड़प्पा स्थल के बारे में फिर एक मैप लगाया गया। यह मैप आपने पहले भी देखा होगा, इसको रट के चले जाना। हड़प्पा स्थल ये हड़प्पा स्थल है, ठीक है।
अच्छा क्वेश्चन, 40 नंबर क्वेश्चन है, आप इसको पोज कीजिए, अटेम्प्ट कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, लेवल का क्वेश्चन है जो दिखाता है यूपीएससी के लिए हमें कितनी मेहनत करने की जरूरत है। टॉपिक बता देता हूं आपको। इस टॉपिक से यूपीएससी एक क्वेश्चन पूछ रही है। कभी मिडाइवल में जोड़ देता है, कभी मॉडर्न में जोड़ देता है, क्योंकि आपको पता है तो वास्को डी गामा मध्यकाल में आ गया था। एक क्वेश्चन भी दिखाऊंगा आगे कि वास्को डी गामा, मैं आपको देखो ये हमारा एक्सपीरियंस बोलता है हम जो चीज़ कर रहे हैं ना वो कितनी इंपॉर्टेंट है। आपको बता रहा हूँ ना, 5 ये जो क्लासें ले लोगे ना, 6 क्लास, इसके बाद में आपको पता चलेगा कि हिस्ट्री पढ़ने का जो हमारा तरीका था ना वो क्या होना चाहिए था। चलो, आपने अटेम्प्ट ले लिया होगा। ये बोल रहा है कि 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश, तो पहले आपको ये पता होना चाहिए 17वीं शताब्दी का पहला चतुर्थांश क्या है। 17वीं शताब्दी मतलब ये वाला टाइम। इसमें भी पहला चतुर्थांश 4 चतुर्थांश में बांटोगे तो 1600 से 1625। समझ गए। अब आप मुगल काल पढ़ते हो तो आपको पता चलेगा कि जब पहले अकबर था, अकबर के दरबार में आए थे, फिर जहांगीर था, उसके दरबार में सर टॉमस रो आए थे, विलियम हॉकिंग्स आए थे, तो उन्होंने क्या अनुमति दी थी, तो आपको पता चलेगा यार इतनी अनुमति तो कुछ दी नहीं थी। तो इसका जो आंसर है कि कहाँ कहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी की ये जो फैक्ट्रीज हैं, कारखाने ये स्थापित हुए थे, टॉपिक तो ये है। इसका आंसर जो भी है आपका सही हो गलत हो वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक चीज बताता हूं आपको, आगे से ध्यान रखना, जो भी ये यूरोपीय थे, पुर्तगाली, डच, फ्रेंच, अंग्रेज और डेनमार्क वाले, डेनिश जिनको बोलते हैं, जिनका सेंटर श्रीरामपुर या श्रीरामपुर बोलते हैं बंगाल में, वो इनका सेंटर था डेनिश का। इनकी यार जो पहली पहली फैक्ट्रियां हैं ना वो जरूर रट लेना, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यूपीएससी ने दिखा दिया। मान लो 2021 में कोई बच्चा दे रहा था, उसका गलत हो गया, वो प्रिपेयर नहीं था मेंटली कि यार ऐसा भी पूछ सकता है क्या, लेकिन अब तो पूछ लिया ना। अब तो हमें क्या कर लेना चाहिए, जब भी ये टॉपिक पढ़ रहे हैं एक पेज में लिख लो, ऐसे याद नहीं रहेगा, बहुत हार्ड है। हार्ड का मतलब ऐसा है कि हमारे हैबिट में नहीं है ना यार, तो थोड़ा सा हार्ड है, इसको लिख लेना, ठीक है। आंसर केवल एक है, भरूच में हुई थी। ये जो चिकाकोल, त्रिचन्नापल्ली, ये बाद में हुई थी। यह मैंने विस्तार से इसको एलोबरेट किया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, 1599 में, दिसंबर 1600 में ब्रिटिश जो महारानी थी एलिजाबेथ, इन्होंने इसको एकाधिकार दिया था कि आप पूर्व के साथ व्यापार कर सकते हो। अब देखो यहाँ से जर्नी स्टार्ट होती है। ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रतिनिधि कैप्टन हॉकिंग्स, कंपनी का प्रतिनिधि, ये जहांगीर से मिलने आया था कि भाई हमें फैक्ट्री खोलने की अनुमति दे दो। जहांगीर ने क्या किया, इसको फैक्ट्री खोलने की अनुमति तो नहीं दी थी, लेकिन इसको 400 का मनसब और जागीर, यानी ऐसा कौन सा अंग्रेज था जिसको जहांगीर ने मनसबदार बनाया था, कैप्टन हॉकिंग्स। क्वेश्चन आ गया तो आपकी तो बल्ले बल्ले है, मान लो, समझ रहे हो ना आप। क्यों, क्योंकि यार ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ये हार्ड क्वेश्चन है। आप सोच के देखो, ऐसा क्वेश्चन अगर यूपीएससी पूछता है तो हार्ड क्वेश्चन है ना, तो हमने इसको एक्सप्लेन कर रखा है। तो हमने क्या कर रखा है, जैसे मान लो एक्सप्लेन की बात यह है कि मान लो इससे भी कुछ और चीज़ है जो आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है, मैंने मान लो यहाँ एक्सप्लेन नहीं किए, आपको लगता है इंपॉर्टेंट है, तो आप पहले से प्रिपेयर करके गए हो और वो चीज़ पूछता है यूपीएससी, तो आप कितने एडवांस हो, आपको 2 नंबर वो मिलते हैं ना, फिर मेहनत से जब मिलते हैं तो आप लोगों से जब आगे हो जाते हो तो और मजे आते हैं, ठीक है। और जहांगीर ने हॉकिंग्स को सूरत में फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति दी। अंग्रेजों ने 1608 में सूरत में, अब देखो ये बात आपके टेक्स्ट में मिल जाएगी, सूरत में उन्होंने फैक्ट्री स्थापित की, मान लो। इसके बाद कंपनी ने अहमदाबाद, भड़ोच में फैक्ट्री स्थापित की। इसके बाद में आया सर टॉमस रो, ये सम्राट का राजदूत था, जेम्स प्रथम का। ये भी जहांगीर के दरबार में आया, 1615 से 18 तक ये रहा। इसने मुगल सम्राट से व्यापार के लिए कंपनी की तरफ से अनुमति
प्राप्त की और दक्षिण में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला कारखाना मसूलीपट्टनम में 1611 में स्थापित किया था। अब एक चीज ध्यान रखना, अगर उस ऑप्शन में मसूलीपट्टनम होता तो वो आंसर होता। 1611 लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है? 1611। पहले चतुर्थांश में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है, ठीक है। तो दक्षिण में पहला कहा? मसूलीपट्टनम। ओके। 1633 में अगर पूर्वी तट पर देखें तो बालासोर में स्थापित की। अंग्रेजों ने 1639, ठीक है, इसमें चंद्रगिरी का जो राजा था उससे मद्रास को पट्टे पर लिया और मद्रास में एक किला बनाया जिसका नाम है फोर्ट सेंट जॉर्ज। 1641 में ये बनाया। तो आपको पूछ सकता है अंग्रेजों ने जो भारत में किले बनाए उनमें सबसे पहले कौन सा बनाया? पुर्तगालियों ने कौन सा किला बनाया? फोर्ट विलियम कहाँ था? समझ रहे हो? ये सारे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। ये हम प्रिपेयर करके जाते हैं, क्योंकि ये देख लिया तो हम क्या करते हैं, जब भी एग्जाम देने जाते हैं उससे पहले इसको ढंग से प्रिपेयर करके जाते हैं कि यार कौन से किले कहाँ पे हैं, उसका निर्माण किसने करवाया था, कब करवाया था। एक चीज ध्यान रखना, ये अंग्रेजों का प्रथम किला था और प्रथम प्रेसिडेंसी। अब प्रश्न आ जाए, अंग्रेजों की प्रथम प्रेसिडेंसी कौन सी थी? 3 प्रेसिडेंसी आपने सुनी होंगी, मुंबई, मद्रास और बंगाल। सब के सब बंगाल करके आएंगे। क्यों? क्योंकि सबको लगेगा हाँ प्लासी का युद्ध हुआ था, हरा दिया था। ये माइन्यूट डिटेल भूल जाओगे तो दिक्कत आएगी, समझ रहे हो? तो प्रथम प्रेसिडेंसी कौन सी थी? आपकी मद्रास थी। मद्रास का संस्थापक कौन है? फ्रांसिस डे, इसको मद्रास का संस्थापक माना जाता है। तो 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश में केवल भरूच, अहमदाबाद, आगरा, मसूलीपट्टनम और सूरत में ही फैक्ट्री स्थापित हुई थी। आगे आपको ये ध्यान रखना है, पुर्तगालियों की, डचों की, फ्रांसीसियों की, डेनमार्क वालों की, इनकी फैक्ट्रियां यूपीएससी पूछ सकता है। 2022 में पूछा भी है डच फैक्ट्री के बारे में। अब जो इंसान 2021 में प्रिपेयर कर रहा था, मानो 2022 का उसको एग्जाम देना था, 21 में उसने क्वेश्चन देखा और वो प्रिपेयर करके गया और उसको वहाँ क्वेश्चन मिला, तो उसको पता चला कि यार प्रीवियस ईयर्स क्या होते हैं, ठीक है ना। क्योंकि यार मेहनत करके जाओगे ना तो पक्का फायदा मिलेगा, ठीक है। अब कोई बोल दो सर 2023 में तो नहीं पूछा, अरे तो अब फिर तो एकदम ईजी हो जाएगा ना, फिर तो कट ऑफ कितनी चली जाएगी? 120-30 चली जाएगी। कट ऑफ भी क्या जा रही है अभी? 90 के आसपास कट ऑफ जा रही है, समझ रहे हो? ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करो इसको। मुझे ये भी बता दो कि टॉपिक कौन सा है। टॉपिक हो गया राजा राजवंश वाला, और मैंने बोला था ऊपर ऊपर से याद रखना, केवल ऊपर ऊपर से, ठीक है। और एक अच्छी बात आता हूँ, इस क्वेश्चन के कुछ पार्ट को 2023 में जो एग्जाम मैंने दिया है उसमें भी पूछा था। तो आप कह रहे हो मतलब प्रीवियस ईयर्स को हल्के में ले ही नहीं सकते। इसी क्वेश्चन के कुछ पॉइंट्स को उन्होंने 2023 में पूछ लिया, वो मैं बताऊंगा बाद में आपको। ये पूछ रहा है कि आपको ये बताना है गुप्त वंश के पतन से लेकर 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन। मुझे लगता है आपने जैसे हर्षवर्धन सुना होगा आप कहोगे कि सर 606 से लेकर 647 ईस्वी तक कैसे पता चला? क्योंकि मैं आपको 3 बार बता चुका हूं इन 2-3 वीडियोज में। मतलब ये फायदा है, समझ रहे हो? तो यानी हर्षवर्धन का टाइम था 606 से, ये होता है लेवल तैयारी का। अब आप देख लो इनमें से, देखो थानेसर के पुष्यभूति ये तो खुद वही तो थे, हर्षवर्धन यही तो थे। पुष्यभूति वंश वर्धन वंश का ही तो था, तो ये तो होगा ही होगा। मगध के गुप्त, मान लो गुप्त काल का पतन हो गया, फिर भी गुप्त तो रहेंगे ना। ऐसा थोड़ी एक दिन में खत्म हो गया, अचानक ही एक दिन हुआ और उस दिन में सारे गुप्त खत्म हो गए। पतन हुआ है लेकिन किसी स्थान पे तो राज करेंगे ही। अब देखो ये है मालवा के परमार। मालवा के परमार आप पूर्व मध्यकाल में पढ़ते हो। किस में पढ़ते हो? परमार, प्रतिहार, सोलंकी, ये सारे कब पढ़ते हो आप? पूर्व मध्यकाल में। ये बात कर रहा है 647 की बात, पूर्व मध्यकाल का टाइम बताता हूँ आपको। ये लगभग 800 से जो 1200 वाला टाइम है उसको बोलते हैं पूर्व मध्यकाल, जो आप चंदेल पढ़ते हो, ठीक है ना, यादव हैं, ये पूर्व मध्यकाल में आते हैं। तो ये 2 कटेंगे, तो ऐसा ऑप्शन देख लो अब।
तो ये रहा बी। कन्नौज के मोखरी, ध्यान रखना है, ये पुराने ही थे, कन्नौज के मोखरी थे, ये हर्षवर्धन के समकालीन ही तो थे। फिर कन्नौज के लिए तो लड़ाई होती है आखिर में, कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष होता है, हर्षवर्धन के बाद में होता है वो, ठीक है। वल्लभी के मैत्रक, वल्लभी के मैत्रक, पहली बात तो वल्लभी कहाँ है, गुजरात में। वल्लभी बड़ा शिक्षा का केंद्र था, शिक्षा का केंद्र था। यहाँ पर जैन धर्म की दूसरी संगीति भी हुई थी, पहले तो पाटलिपुत्र में हुई थी, और दूसरी जो बौद्ध जैन धर्म की संगीति हुई थी वो वल्लभी में हुई थी, यानी जैन धर्म का सेंटर भी था। यहाँ मैत्रिक वंश का शासन था। तो देख लो आप। अब देखो, अगर आप देवगिरी की यादों को ढंग से एक्सप्लेन करके गए हो तो आपको आगे फायदा मिलेगा। अब देखो, हमने 2020 का एक्सप्लेन किया था। देखो ये है प्रूफ, ये थानेसर का पुष्य बुद्धि। बताओ वहाँ आपने किया था कि नहीं किया था? किया था, मैंने वहाँ एक्सप्लेन करवाया ढंग से। 2000 फिर पूछ लिया 2021 में। तो अब भी अगर हम गलत कर रहे हैं, इसका मतलब हमारी पढ़ाई का तरीका गलत है। प्रीवियस ईयर्स वाले थीम तो एकदम सही है, ठीक है ना। अब हम थोड़ा सा इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। आंसर वही 1 3 4 6। जिन जिनका सही है उनको बधाई, जिनका सही नहीं है उनको थोड़ा सा सोचने की जरूरत है कि यार पीछे वाला वीडियो हमने देखा है फिर भी हम गलत कर रहे हैं, तो गलत बात है ना। फिर भी आपने अटेम्प्ट लिया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई हो। गुप्त साम्राज्य कब से कब तक? 4वीं शताब्दी से लेकर 6वीं तक इनका राज था। यानी मोटा मोटा अगर मैं देखूं तो ये मोटा मोटा था, और फिर भी बाद में भी चलते रहते। मगध में एक छोटे एरिया में फिर राज करते रहते। भारत का स्वर्ण युग भी माना जाता है। ये बताता हूँ किसने कहा था, मुंशी प्रसाद, के मुंशी या मुंशी प्रसाद जिनको बोलते हैं आप, उन्होंने गुप्त काल को भारत का स्वर्ण काल बताया। मेनली राजाओं के नाम भी मैंने लिखे। ये हमारे हर्षवर्धन के बारे में, इसका मैंने डिटेल में एक्सप्लेनेशन पिछले वीडियो में किया था, ठीक है, दोबारा मैं नहीं बता रहा हूँ। मालवा के परमार, ये क्या थे? गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे। 10वीं शताब्दी में जैसे गुर्जर कमजोर हुए, इन्होंने अपने राजवंश की, स्वतंत्र राजवंश की स्थापना कर ली। और इस राजवंश के संस्थापक का नाम क्या था? उपेंद्र, ठीक है। तो मेरे नाम से किसी ने राजवंश की स्थापना भी की थी, ये मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है। मैं बता सकता हूँ कि मेरे नाम के महान कुछ आदमी भी हुए हैं, ठीक है। मुंज परमार, ये इस राजवंश का एक शक्तिशाली शासक था। देखो, जिसके दरबार में 9 सहसांक चरित्र का पद्मगुप्त रहता था। पद्मगुप्त नाम का कोई लेखक था जिसने 9 सहसांक चरित्र लिखा था। किसके दरबार में था? मुंज परमार के। मैंने बुक क्यों लिखी? यूपीएससी आजकल लिटरेचर पर क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है ना। क्या पता कभी पूछ ले, और डायरेक्ट अगर आपको ये देखा हुआ आ गया तो सोचो आपकी फीलिंग्स का लेवल क्या होगा। भोज, अब आप कहोगे सर भोज आपने वहां प्रतिहार में बताया था, तो हाँ मैंने ये बात भी तो बताई थी। राजा भोज, एक तो है मिहिर भोज या भोज, ये प्रतिहार वाला भी भोज इसका नाम था। ये भी परमार वंश का था, वो प्रतिहार वंश का था। भोज ने उज्जैन के स्थान पर धारा को अपनी राजधानी बनाई। भोज को अपनी विद्वत्ता के कारण कविराज भी माना कहा जाता है। इसने व्यवहार मंजरी, आराम से देख लेना, पूछा जा सकता कभी भी, व्यवहार मंजरी, श्रृंगार मंजरी, चंपू रामायण, श्रृंगार प्रकाश, सम्रांगण सूत्रधार कभी भी पूछ जा सकती है। और ध्यान रखना ये परमार वाले ने लिखी थी ये बातें, ये प्रतिहार वाले पे आ जाए तो वो नहीं, ठीक है ना। परमार वाला जो भोज था उसने लिखी थी। आगे भी दिया हुआ है। धार ने, सॉरी भोज ने धारा में भोजशाला नामक एक संस्कृत महाविद्यालय की भी स्थापना की। नोट देखो यहां मैंने बार, क्योंकि आप कंफ्यूज नहीं हो जाओ, ये प्रतिहार वंश का था मीर भोज। गुप्त वंश के पतन के बाद कन्नौज में कौन आए थे? मोखरी वंश का शासन हुआ। इस वंश की जो स्थापना है वो हरिवर्मा ने की थी। और बता देता हूं, ये हर्षवर्धन की जो बहन राजेश्री है उसका विवाह इसी मोखरी वंश के ग्रह वर्मा द्वितीय के साथ हुआ था। ग्रह वर्मा को मालवा के राजा देवगुप्त ने युद्ध में हराकर मार डाला था, ठीक है।
गुप्त वंश के पतन के बाद एक और ध्यान रखना, गुजरात में किसका, वल्लभी के मैत्रक वंश का शासन था। हर्षवर्धन ने दक्षिण में साम्राज्य विस्तार के लिए वल्लभी पर आक्रमण भी किया था। देवगिरी के यादव, टाइम देख लो भाई, 850 से 1334, 2000 शायद 23 में क्वेश्चन में एक ऑप्शन में था। भारत का एक राजवंश है जिसने अपने चरमोत्कर्ष काल में तुंगभद्रा से लेकर नर्मदा नदी के एरिया पर इन्होंने शासन किया, इसमें महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश का एरिया आता है। इनकी राजधानी पहले कौन सी थी, सिन्नर, और बाद में हो गई देवगिरी। आप अलाउद्दीन खिलजी को जब पढ़ेंगे तो अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियान में देवगिरी की यादवों पर जो उसका अभियान था वो भी आप पढ़ोगे, जिसको बाद में दौलताबाद के नाम से भी जाना जाता है। यूपीएससी स्थानों के बारे में पूछती है, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने 1307 में देवगिरी के राजा रामचंद्र को हराया था, ठीक है। तो हर्षवर्धन तो 606 से लेकर 647 में था। ये तो राजवंश ही 850 में स्थापित हुआ है, सोचो। और जो परमार है वो प्रतिहारों के सामंत थे, तो उनकी स्थापना भी लगभग 1000 ईस्वी के बाद हुई होगी। 2 ऑप्शन काटने थे, ठीक है। पहले ये काम ठीक था ना कि राजवंश, ये 1-2 ऑप्शन काटते थे तो पूरा काम हो जाता था। आजकल थोड़ा सा हार्ड हो गया, लेकिन उसका भी मैं आपको उपाय बताऊंगा। मैं 2023 वाला पेपर देख के आया हूँ, तो मैंने कैसे अटेम्प्ट लिया था वो आपको बताऊंगा।